सोना गाची की रातें पार्ट 49। प्लेटफार्म पर लोगों का इस कदर हुजूम था कि नजमी के दिल को हौसला हुआ कि यहाँ वो आसानी से तलाश नहीं की जा सकेगी। ये सोचकर कि इस शहर में पाकिस्तान का कौंसल खाना है, नजमी को बड़ी तसल्ली हुई। उसे यूं महसूस हो जैसे वो अपनी मंजिल के करीब पहुंच गई है। पाकिस्तानी कौंसलेट वालों से जरूर पनाह देंगे और उसे लाहौर भी पहुंचा देंगे। हरियल और उसकी बीवी रानी नजमी के दाएं बाएं चल रहे थे। हरियल ने बिस्तर सर पर उठा रखा था। उसकी मोटी बीवी रानी उसे बार बार किसी बात पर डांट रही थी। नजमी को हरियल पर बड़ा तरस आया। बेचारा अपनी बीवी के आगे जुबान नहीं हिला सकता था। स्टेशन पर रश बहुत था। इसी रश में से गुजरते वो स्टेशन से बाहर आ गए। नजमी ने देखा कि कुशादा सड़क पर कारें, रिक्शे और बसें और लोग दौड़े चले जा रहे हैं। मौसम ज्यादा गर्म नहीं था। ये सब के सब धोती पोश हिंदू बंगाली थे। कई के कंधों से छतरियां लटक रही थीं। बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें खड़ी थीं। हरियल ने बिस्तर उतार कर नीचे रख दिया और धोती के पल्लू से पसीना पोंछते हुए बोला, यहाँ से हमारा क्वार्टर ज्यादा दूर नहीं है। इधर से 2 ताली बस में बैठेंगे। 2 ताली से मुराद बस नंबर 20 थी। यानी हाथ की ताली को अगर 2 बार बजाया जाए तो पूरे 20 का अदद बनता है। कलकत्ते और रंगून में भी ताली की इस्तिलाह बड़ी आम है। नजमी ने ताली का लफ्ज पहले भी सुन रखा था। आखिर 20 नंबर बस आकर रुक गई। बस पहले ही सवारियों से भरी हुई थी। बड़ी मुश्किल से नजमी भी हरियल और रानी के साथ बस में बैठ गई। बस रवाना हुई। बस की खिड़की से नजमी कलकत्ता शहर के बाजारों, सरबाफलक इमारतों और बड़ी बड़ी सजी सजाई दुकानों का जायजा ले रही थी। बस हर स्टॉप पर थोड़ी देर को रुकती और आगे रवाना हो जाती। हरियल ने कहा था कि हमारा क्वार्टर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, मगर अभी तक उनका क्वार्टर नहीं आ रहा था। नजमी की बेचैनी भांपते हुए हरियल ने कहा, बस हमारा मोहल्ला आ रहा है। ये खिजरपुर जेटी की तरफ है। मगर तुम्हें क्या मालूम कि खिजरपुर जेटी कहाँ है? तुम तो पहली बार कलकत्ते आ रही हो ना? हरियल की बीवी ने पूछा। चंदा बेटी, कैसा लगा कलकत्ता? पसंद आया? हाँ मौसी, बहुत पसंद आया। मगर खिजरपुर जेटी कितनी दूर है अभी? बस हम पहुंचने ही वाले हैं, हरियल ने बीड़ी निकालते हुए कहा। जेटी के लफ्ज से नजमी समझ गई कि ये इलाका दरिया संगली के करीब करीबो जवार में होगा। ज्योग्राफी किताब में उसने पढ़ रखा था कि कलकत्ते में दरिया सगली बहता है, जिसको दरिया जमुना भी कहते हैं। कलकत्ते की बंदरगाह दरिया सगली पर ही वाक़ है। सूरज गुरूब हो रहा था कि नजमी को हवा में दरिया की रतूबत महसूस हुई। बस एक निस्बतन वीरान से इलाके से गुजर रही थी। यहाँ कोठियां कम थी। ज्यादातर ऊंची ढलानी छतों वाले माल गोदाम और बैरकें सी बनी हुई थी। सड़क पर नारियल और ताड़ के छरेरे दरख्त झुके हुए थे। दरिया की तरफ से आने वाली हवा में सरकंडों और मछली की मिली जुली बू थी। नजमी को बदमाश मौजदार और उसके आदमियों के चुंगल से निकल कर आने की बहुत खुशी हो रही थी। अब वो चाहती थी कि जल्दी से रात गुजरे और दूसरे दिन सुबह सुबह वो किसी टैक्सी वाले या रिक्शे वाले से पता पूछकर पाकिस्तानी कौंसल जनरल के दफ्तर पहुंच जाए और उन्हें अपनी दुख भरी कहानी बयान करे और फिर उनकी मदद से वो पाकिस्तान अपने माँ बाप के पास पहुंचने की कोशिश करे। उसने यही फैसला किया था कि जो गुजर चुकी सो गुजर चुकी। अफवाह कितनी ही बदनामी हो, वो अपने माँ बाप के कदमों में जिंदगी गुजार देगी। बस एक मोड़ पर पहुंचकर रुक गई। ये इलाका शहर से काफी दूर मालूम होता था। शाम का अंधेरा भी छाया नहीं था। दूर ताड़ के छितरे दरख्तों के पीछे एक ऊंची इमारत नजर आ रही थी। हरियल और रानी ने नजमी को साथ लिया और सड़क से उतरकर एक पगडंडी पर हो लिए। हरियल ने बिस्तर अपने सर पर उठा रखा था। वो कह रहा था, बस वो सामने दरख्तों में उधर हमारा क्वार्टर है। कलकत्ते में कोई खोली भी मिल जाए ना तो बड़े धन्य भाग होते हैं। पगडंडी एक तरफ दरख्तों में घूमी तो सामने ढलान छत वाला 2 मंजिला मकान एक तरफ को जैसे झुका हुआ मौजूद था। रानी आगे आगे थी। नजमी उसके पीछे चल रही थी। रानी बोली, मालिक ने हमें निचली मंजिल के 2 कमरे दे रखे हैं। ऊपर वाली मंजिल में उसका गोदाम है। हरियल ने बिस्तर सर पर उठा रखा था, जिसकी वजह से उसका सांस फूल रहा था। है बेटी, हम दोनों के लिए तो एक ही कमरा काफी था। अब तो हमारे पास 2 कमरे हैं। तुम चाहो तो एक कमरे में डेरा जमा लेना। हरियल की मोटी बीवी ने मकान का ताला खोला। अंदर छोटा सा सहन था जिसमें पपीते का दरख्त उगा था। सहन की दीवारें बारिश की वजह से स्याह हो रही थी। सामने 2 कमरे थे। उनके दरमियान से एक जीना ऊपर वाली मंजिल को जाता था। मकान के पिछले बरामदे में एक जानिब मुसलखाना और दूसरी जानिब किचन था। कमरे बोसीदा और सीलन ज़दा थे। हर कमरे में टीन के संदूकों के दरमियान बांस की चारपाई बिछी हुई थी। एक कमरे में चटाइयों के फर्श पर 3 मैले कुचले तकिए औंधे पड़े थे। नजमी को इस घर की फिजा सख्त नागवार लगी, मगर उसने तो यहाँ एक ही रात गुजारनी थी। दूसरे दिन उसने वहां से पाकिस्तानी कौंसल खाने जाने का अहद कर रखा था।
हर कमरे की दीवारों पर काली देवी की फ्रेम की हुई तस्वीरें लगी थी। इस देवी को हरियल और रानी दुर्गा देवी कहकर पुकारते थे। उन्होंने आते ही दुर्गा देवी की तस्वीर के आगे हाथ जोड़कर सर झुकाया, लोबान सुलगाया और नजमी से भी माथा टेकने को कहा। नजमी ने बादल नखासा दुर्गा देवी की तस्वीर को प्रणाम किया और नहाने के लिए गुसलखाने की तरफ चली गई। रात को उन्होंने अकबी बरामदे में नारियल की चटाई पर बैठकर दाल भात खाया। नजमी को उन्होंने सोने के लिए वो कमरा दिया जिसमें चटाइयों का फर्श बिछा था। नजमी को इस बात का बड़ा इत्मीनान था कि वो बदमाश पर्दा फरोश मौजदार के पंजे से निकल आई है। ये इतना बड़ा शहर था कि नजमी का पता चलाना नजमी के ख्याल में कोई आसान बात नहीं थी। जब वो कमरे में अकेली रह गई तो उसने पोटली खोलकर देखा। उसके पास सिर्फ 7 रुपए रह गए थे। इन रुपयों से वो टैक्सी करवाकर पाकिस्तानी कौंसिल खाने पहुंच सकती थी। अगर पैसे कम हुए तो वो कौंसिल खाने में अपने पाकिस्तानी भाइयों से मदद ले सकती थी। पाकिस्तान का तस्वुर उस वक्त नजमी को जैसे जन्नत का तस्वुर मालूम होता था। उसे अपने अलमनाक मसाइब का दौर खत्म होता महसूस हो रहा था। वो हरियल और उसकी बीवी से पाकिस्तानी कौंसिल खाने के बारे में पूछने की गलती नहीं कर सकती थी। इस ख्याल से नजमी को नींद नहीं आ रही थी कि कल इस वक्त वो पाकिस्तानी कौंसिल खाने में अपने हमदर्द भाइयों के दरमियान होगी। वो चटाई पर लेट गई। कमरे में सिर्फ एक बल्ब जल रहा था जिसकी रोशनी बहुत कमजोर थी। छत के साथ पंखा बड़ी धीमी रफ्तार से चल रहा था। नजमी जिस वक्त खाना खाकर इस कमरे में आई और हरियल और उसकी बीवी दूसरे कमरे में चले गए तो उस वक्त रात के 10 बज रहे थे। ये टाइम हरियल ने संदूक में से टाइम पीस निकालकर नजमी को बताया था। हरियल ने नजमी को कमरे में दाखिल होते हुए कहा था, चंदा बेटी आराम करो, तुम बहुत थक गई हो। कल तुम्हें सेठ बुंदू को स्कूल ले चलूंगा। नई जगह और नामानूस फिजा के बायस नजमी की नींद गायब थी। इसके बावजूद कुछ देर गुजरने के बाद नजमी की आंखें बोझल होने लगी। अजीब वहशतनाक जंगलों में से भागती हुई उस स्टेशन तक आई थी। उसका जिस्म थकान से अब भी चूर था। उस पर गुनूदगी तारी होना शुरू हो गई। उसने हल्की सी झपकी ली थी कि एक आहट से उसकी आंख खुल गई। यह आहट ऐसी थी जैसे किसी ने सहन का दरवाजा खोलकर बंद किया हो। नजमी ने कान लगा दिए। बाहर सन्नाटा छाया हुआ था। दूर बंदरगाह की तरफ से ऐसी आवाज आ रही थी जैसे कोई किसी जगह हथौड़ा चला रहा हो। यह आवाज बड़ी धीमी और वक्फे वक्फे से आ रही थी। नजमी को जब दूसरी बार कुछ सुनाई ना दिया तो वह उसे अपना वहम समझकर सोने की कोशिश करने लगी। उसे कोशिश करने की जरूरत ही नहीं थी। आंखें बंद करने की देर थी कि वो गहरी नींद में खो गई। उसे कुछ मालूम नहीं था कि वो कब सोई होगी कि अचानक जैसे किसी खटके से उसकी आंख फिर खुल गई। नजमी ख्वाब आलूद आंखें खोले छत को तक रही थी। वो अंदाजा नहीं कर पा रही थी कि ये किस चीज का खटका है जिसकी वजह से उसकी आंख खुल गई थी। बाहर मौत जैसी खामोशी तारी थी। बंदरगाह की तरफ से आने वाली धीमी आवाज भी अब बंद हो चुकी थी। नजमी ने एक बार फिर उसे अपना वहम समझकर आंखें बंद की ही थी कि उसे कमरे के बाहर इंसानी कदमों की चाप सुनाई दी। यह आवाज दरवाजे के पास आकर रुक गई। नजमी हड़बड़ा कर उठ बैठी। उसने जिस्म पर साड़ी को दुरुस्त किया और एक तरफ सिमट कर बैठ गई। उसका दिल धक धक कर रहा था। आंखें बंद दरवाजे पर जमी थी। वो समझ गई कि वो किसी खतरे में घिर गई है। कमरे में कोई खिड़की भी नहीं थी। सिर्फ एक ही रोशनदान था जो फर्श से काफी ऊंचा छत के करीब था। नजमी ने अंदर से कुंडी चढ़ा रखी थी। उसने सोच लिया खा कुछ हो जाए वो दरवाजा नहीं खोलेगी। इतने में फिजा के सन्नाटे में दरवाजे के बाहर उसे रानी की आवाज सुनाई दी। वो दर्द भरी आवाज में कह रही थी, चंदा बेटी तुम्हारे दादा मिनी को कुछ हो गया। भगवान के लिए से आकर देखो, वो बेहोश पड़ा है। रानी ने सिसकियां भरना शुरू कर दी। नजमी का आधे से ज्यादा खौफ दूर हो गया। वो तो खामखा घबरा गई थी। मगर हरियल दादा क्यों बेहोश हो गया? यही सोचती हुई नजमी उठी और उसने दरवाजा खोल दिया। धड़ाक से दरवाजे को एक तरफ करते हुए 2 हट्टे कट्टे आदमी अंदर घुस आए। रानी उनके पीछे हो गई। उन्होंने अंदर आते ही नजमी को दबोचकर चारपाई पर गिरा लिया। एक ने उसके मुंह पर कपड़ा कसकर बांधा और दूसरे ने उसकी टांगे और बाजू रस्सी से बांधे। नजमी बौखलाई हुई आंखों से उन्हें तकने लगी। रानी ने अंदर दाखिल होकर कहा, चाहे इसे ऊपर वाले गोदाम में बंद कर दो, चाहे तो अभी ले जाओ। दोनों आदमियों में से एक ने नजमी को उठाकर कंधे पर डाला और बोला, रूपा जब माल के पैसे चुका देता है तो उसे उठाकर ले जाता है भाई। उस आदमी का नाम रूपा था और वो अपने साथी के हमरा कमरे से बाहर निकल आया। नजमी का मुंह इस तरह बंद कर दिया गया था कि वो चीख भी नहीं सकती थी। उसके हाथ और पांव भी बंधे हुए थे। उसने आंखें बंद करके अपनी गर्दन नीचे डाल दी। शायद उसकी अजियतों और भयानक मसाइब का एक नया दौर शुरू होने वाला था। दोनों आदमी रात के अंधेरे और सन्नाटे में मकान के सहन में आए तो वहां हरियल मौजूद था। वो आहिस्ता से बोला, इसे ले जा रहे हो तो जेटी की पहली चौरंगी से मत जाना, उधर रात को सिपाही राउंड में होते हैं। रूपा ने उसे गाली देकर कहा, हमें मालूम है किधर से जाना है।
مکان سے کچھ فاصلے پر ایک ٹیکسی کھڑی تھی جو خالی تھی۔ نجمی کو پچھلی سیٹ پر گرا دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی روپا کا دوسرا ساتھی، جس کو روپا کالی کہہ کر پکارتا تھا، بیٹھ گیا۔ روپا خود اسٹیئرنگ پر جا بیٹھا۔ اس نے انجن اسٹارٹ کیا اور گاڑی کو کچے سے نکال کر بڑی سڑک پر ڈال دیا۔ یہاں پر پارٹ 49 کا اختتام ہوتا ہے۔ آگے کہانی سننے کے لیے پارٹ 50 سماعت فرمائیں۔